बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ 10th के सिलसिले में ये हमारा लेक्चर नंबर 75 है और ये हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा पार्शियल फ्रैक्शंस का। तो ये सफ़ा नंबर 1 है, तो इसकी यानी एक्सरसाइज नंबर हम 4.1 हल करेंगे। इसके 5 सवाल आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो बात यह है कि ये वैसे स्टूडेंट हमें सब लोग भूल जाते हैं क्या होती है फ्रैक्शन। ये एक ऐसी रकम होती है कि ये जो फ्रैक्शन क्या होती है, ये क्योंकि वो इंसान भूलनहार है, भूल जाता है। तो ये मसलन ये रकम लिखी 8/10। तो ये इसका मतलब ये है कि एक चीज़ की 10 का पैकेट है, 10 में से 8 चीज़ें सेलेक्ट की गई हैं, यानी टोटल पैकेट 10 का है, 10 में से 8 सेलेक्ट किए हैं। आम अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं, एक स्टूडेंट एक पेपर देता है छोटा सा, तो वो उसमें 10 में से उसने 8 नंबर हासिल किए। ये दोनों बातें यानी समझाने के लिए दुरुस्त है। अच्छा, आगे ये फ्रैक्शन है 131/500। तो ये यानी 500 का पैकेट है, 500 अशिया है, उसमें से 131 सेलेक्ट की गई। यानी यहाँ वो जिक्र ये होगा कि ये जब हम 131 लेंगे, इसका मतलब ये है कि ये आम चीज़ का, उस चीज़ का 500 का पैकेट आता है, इसमें से 131 ली गई हैं। तो इसका वो लिखेंगे दुकानदार 131/500। तो इसको अलजबरे के तहत P/Q लिखेंगे। तो ये कसरे हैं, इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कभी ये रकम बड़ी होती है ये छोटी होती है। इसको नोमिनेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये कसरे या कसूर, उर्दू में कसरे या कसूर कहते हैं। फ्रैक्शन क्या है, जो बिलतरतीब बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं बता रहे हैं कि इनसे ज़्यादा से अशिया बंडल में से 8 ली गई हैं, 5 अशिया के बंडल से 31 ली गई हैं, ये समझा रहे हैं। या Q तादाद में से या Q तादाद में से 5 सेलेक्ट की गई हैं। ये मेन चीज़ होती है, मेन बड़ी चीज़ होती है, ये उसमें सिलेक्शन होती है। अब कुछ रकूम ऐसी हैं, अब देखें 731/500। तो इसका मतलब 500 का पैकेट है तो 731 सेलेक्ट कर ली। ऐसा नॉर्मल तो मुमकिन नहीं है। तो वो उसका ये मतलब होता है कि पैकेट जो आ रहे हैं ये 500 के आ रहे हैं। तो आपने 2 पैकेटों में से 731 सेलेक्ट कर ली, यानी ये एक तो फुल पैकेट हो गया, 2 पैकेटों में 731 सेलेक्ट कर ली। यानी दूसरे अल्फाज में इंडिविजुअल चीज़ें, छोटी चीज़ें जो अशिया थी 500, तो वो उसके वाले 500 में हर एक में पैकेट में 500 आती हैं। तो आपने 731 सेलेक्ट कर ली, इसको लिखिए 731/500। इसका मतलब यह है कि कुल 731 सेलेक्ट की गई, लेकिन पैकेट एक 500 का होता है। इसको दूसरे अल्फाज में ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो है ना ये 11 वो सही 7/10। ये इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे कि 11 टीगर 7/10, 7/10। यानी ये 11 का मतलब ये कि ये जो है ना 10-10 के पैकेट हैं, लेकिन 11 पैकेट सेलेक्ट किए गए और साथ में 7 एक पैकेट में से 7 सेलेक्ट किए गए। इसका मतलब ये है, यानी 11 कुल पैकेट सेलेक्ट किए गए, जो कि हर पैकेट में 10 आइटम होते हैं, और उसके अलावा 7 अलग सेलेक्ट किए गए। तो ये है पहली रकम बाएं से दाएं बता रही है। 500 अशिया के बंडलों में 731 सेलेक्ट की गई। दूसरी इस तरह 10 अशिया 11 बंडल और 7 अशिया अलग सेलेक्ट की गई है। तो ये जो है ना ये 11 पूरे बंडल हैं और 7 अलग सेलेक्ट की। लेकिन ऊपर दाएँ को नोमिनेटर रकम को नोमिनेटर ऊपर वाले का और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये उर्दू में इसे नसबनुमा और दूसरे को शुमार करिंदा कहते हैं। याद रखें तमाम इनसे रियल नंबर होने चाहिए, ये इनसे रियल नंबर होने चाहिए ये। लेकिन अगले अदवार में आप देखेंगे ये इशारिया में भी लिख सकते हैं, तो वो लेकिन उसको हम फिर भी रियल नंबर में सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रवाज यही है कि उसको बाद में रियल नंबर में सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब ये देखें कुरुसु, ये कसर 8/10 और 131/500, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये हिसाब छोटा होना चाहिए, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जबकि इस किस्म की रकम को ये जो लिखी इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। यानी फ्रैक्शन को ये बताने का तरीका नहीं है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ सवाल लाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअल क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन ये एक फ़र्ज़ किया ये 2 फ्रैक्शन हों, जिनको हम जमा करें। तो जमा करने के तहत ना इसको पहले इसको तो वो बटे तोड़ेंगे, यानी फ्रैक्शन को वो जो है ना ऊपर प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे।
तो कन्वर्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर हम इसकी मिसाल लेते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 500 और 10 का हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 500 ही आएगा। तो इसके बाद जब हम ये जो है ना एलसीएम लेकर, यानी ये 10 इससे तकसीम होगा तो 50 आएगा, 50 को इससे करेंगे तो वो जो है ना 50 और वो जो है ना 400 आ जाएगा। तो 400 और ये 31, ये 131 जमा करके जो हासिल होगी तो बटा जो पूरा एलसीएम आएगा वो होगा, शुमार होगा। तो ये हमारी ये फ्रैक्शनों की जमा हो जाएगी। इस तरह तफरीक भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो लेकिन जमा तफरीक के लिए करना पड़ता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और ये एंड पे ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये तो तकसीम करेंगे तो ये इसमें से राइट साइड की फ्रैक्शन उल्ट हो जाएगी। तो ये तो वो फ्रैक्शन कहता है। अब वो अगर फ़र्ज़ किया आपने प्लस कर लिया, तो अब आपसे सवाल ये कि कौन सी 2 फ्रैक्शनों का हिस्सा थी या 3 का हिस्सा थी, तो उसको कहते हैं पार्शल फ्रैक्शन। यानी वो मेन जो जमा की गई या मनफी की गई वो फ्रैक्शनें हैं, उसमें से वापस वो जो पार्ट थे वो निकालने हैं, वो उसको वो जो है ना पार्शल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हम यहाँ जहाँ हमने ये 5 इकट्ठे लिख दिए, हम सवाल का नंबर साथ साथ लिखेंगे तो उसके साथ ही हम हल करते जाएंगे। ये जगह के मुख्तर करने के लिए यहाँ नंबर लिखे जा रहे हैं। अब ये बड़ा ये थोड़ा सा ये बता दें कि ये सवाल आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, बार बार रिपीट कर लेना। मैं बता रहा था आपको कि सवालात ये मुश्किल सवालात हैं, ये अब मुश्किल दौर आ गया है, तो मुश्किल सवालात हैं, समझने ज़रूरी हैं। ये जो है ना ये इसको ध्यान से आपने देखना है। अब 7x - 9 बटा x जमा 1 बटा और x - 3, ये नीचे डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। ये इसका बताएं ये कितनी फ्रैक्शनों का पार्ट है और वो कौन कौन सी हैं। यानी ये रकम जो जवाब, ये फर्ज किया कि उस तरीके सवाल जवाब जमा तफरीक के हिसाब से इसको जवाब समझ लें। तो सवाल क्या था, तो यानी वो सवाल अब उल्ट हम उसका उस तरीके से जवाब निकालेंगे। यानी इसको बेसिकली जमा या तफरीक करते हैं तो ये एक जवाब आता है, और जवाब के बाद पहले एक सवाल होता है। अब जवाब दे दिया गया, सवाल बताएं, यानी सवाल को आंसर बना दिया गया, रिप्लाई आपने करना। अब इन रकमों में यहाँ जो डिनोमिनेटर में जितनी रकमें होंगी ये 2 रकमें हैं, तो इसका मतलब ये है कि जवाबात 2 पर मुश्तमल होंगे। यानी यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आएंगे, ये अंडरस्टूड कर लें। तो फ़र्ज़ किया कि आंसर ये हमारा आता है a बटा x + 1 जमा b बटा x - 3, ये हमारा यानी इसका रिज़ॉल्व का जवाब आता है। अब a और b की वैल्यू अगर हम मालूम करें तो हमें फाइनल जवाब मिल जाएगा। तो नाउ फ्रैक्शन विल चेंज इनटू 7x - 9 बटा x + 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू a बटा x + 1 या b बटा x - 3। ये हमारा अजीम क्यों हो गया। आगे हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, अपनी जगह पुट अप कर देंगे और हमारा फाइनल जवाब आ जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। ये डिनोमिनेटर में ये रकम है, इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे जो लिखी रकम इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रकम रह जाएगी 7x - 9। इसके साथ जब करते हैं इस अकेली के साथ तो इसमें x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और रह जाएगा x - 3। इसके साथ कहना x - 3 का कैंसिल आउट हो जाएगा, x + 1 रह जाएगा। तो यानी ये मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर बोथ साइड्स, ये आपके समझाने के लिए लिख दिया कि दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई। अब हम इसको आगे हल करते हैं। ये आगे 7x - 9 इज इक्वल टू ax, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ax - 3a, ये यहाँ आ रहा है, और इसको करें bx + b, ये आपके सामने आ रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं 7x - 9, इसमें जो x की रकमें हैं वो इकट्ठी करते हैं। अब देखें ये x के साथ ये कोफिशेंट है, यानी x के साथ ये जो इधर जो रकम हिस्सा लिखा है इसको कोफिशेंट कहते हैं, इस तरह x के साथ कोफिशेंट, यानी एक ही x के साथ कोफिशेंट वाले इकट्ठे करते हैं। और इधर 3a + b, यानी ये भी हिस्सा है, समझो ये भी हिस्सा, ये इकट्ठे करते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट्स, ये हमने इकट्ठे करते हैं।
अब आपके सामने ये रकम आ गई, इसमें ए एक्स और अब हमने अगले सवाल में एक्स को कॉमन लिया, अंतर रह गए जमा बी मनफी 3a जमा 1b। अब आप इस रकम को देखें, ये यार बड़ा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। तो ये 7x है, एक्स कोफिशेंट है, ये ए जमा बी है, एक्स कोफिशेंट सॉरी यानी ये जो है ना वो कांस्टेंट है, ये कोफिशेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कोफिशेंट है, ओ सॉरी दोबारा, ये कोफिशेंट है, ये कांस्टेंट, ये वो बेस है, ये कोफिशेंट है और ये बेस बन गया, सॉरी ये बेस बन गया, ये कोफिशेंट बन गया। मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया हूँ, थोड़ी सी आपको दोबारा बात करते हैं। ये 7x मनफी 9, इसमें x बेस है, 7 कोफिशेंट है, इसमें वो सिर्फ कांस्टेंट है, ये हिस्सा हो गया। इसमें x बेस है, a जमा b कोफिशेंट है, इसमें ये जो है ना दोनों ही कांस्टेंट्स हैं। ये अब ये एक्स वाले कांस्टेंट को इसके साथ मिलाते हैं, यानी इक्वल करते हैं। जब हम इसको इक्वल करेंगे तो एक्स यहाँ से आकर कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, तो इसके बाद ए जमा बी बराबर 7 हो जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सादा तरीके से ये है कि हम ए जमा बी को इस 7 के बराबर इक्वल कर लेते हैं, यानी एक ही बेस वाले हम इकट्ठे कर लेते हैं, यानी ए जमा बी बराबर 7। आप समझ गए होंगे, यानी इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, तो ए जमा बी बराबर 7। अब इसी तरह से इसको इसके साथ बराबर कर लेते हैं, मनफी 3a जमा बी, मनफी 3a जमा बी इज इक्वल टू ये मनफी 9 कर लेते हैं। अब ये हमारी मसावात नंबर पार्ट 1 होगी, मसावात नंबर 2 पार्ट 2 होगी, यानी ये जो है ना ये 2 नंबर मसावात। अब हम इसको अपने हिसाब से कभी हम जमा करेंगे, कभी मनफी करेंगे, ताकि इनमें से एक जो है वो न्यूमेरिकल या वो क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट ये कैंसल आउट हो जाए। अब हमने इसको माइनस किया, क्योंकि 3a प्लस b था, तो हमने माइनस किया तो अलामतें चेंज की, यानी पहले प्लस थी मनफी कर दी, फिर मनफी थी प्लस कर दी, यानी ये रकम पहले लिखी गई थी, इसको हमने चेंज कर दिया तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये a और प्लस 3a 4a हो गया, और 7 और प्लस 9 16 हो गया, a बराबर 4 आ गया। हमने a की वैल्यू 4 निकल आई। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है। अब a वैल्यू बराबर 4 को इन दोनों में से जो भी हमें सूटेबल मसावात हो, दोनों पर ये लागू होता है, a बराबर 4 किसी एक में डालते हैं। हमने इसमें डाला, वी गेट b बराबर 3, यहाँ पे या a को यहाँ 4 डालेंगे तो 4 इधर चला जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 3, यानी 3। तो अब ये हमारे पास फाइनल आ गया, a बराबर 4 और b बराबर 3, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। इसका मतलब यह है कि ये जो मसावात हमने वो अज्यूम की थी, इसमें इसकी वैल्यू 4 x बटा 1 जमा 3 x मनफी 3, ये हमारा जवाब आ गया। अगर आप इसको उसी तरीके से चेक करना चाहें कि आपका सवाल ठीक है या दुरुस्त है, तो यहाँ तो मैंने नहीं किया, आप रफ अमल डालकर इसको कैलकुलेट करें तो आपको फाइनल जो आपको निकलेगा ये वापस निकल आएगा। अब हम अगली फ्रैक्शन पर चलते हैं। अब मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं समझाऊंगा, वो आप समझ गए हैं, वो बातें आप रूटीन में चलेंगी। x मनफी 11 बटा x मनफी 4 x प्लस 3, इसको a बटा x मनफी 4 एज्यूम किया, b बटा x जमा 3 एज्यूम किया, यानी a b एज्यूम किया, ये रकम यानी इसके बराबर आ गई। अब हम उसी तरीके से ये कैंसल आउट करते हैं, ये इसको वो जो है ना डिनोमिनेटर से ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया x मनफी 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 जमा b इंटू एक्स मनफी 4, ये यानी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से किया तो आ गया x मनफी 11 बराबर ax जमा 3a, ये एक मल्टीप्लाई करें ax जमा 3a, फिर वो जो है ना वो ये वाला आ गया bx मनफी 4b, ये आपके सामने आ गया। और यह आ गया या x मनफी 11 बराबर इन दोनों में से x वाले में जो x बेस थे वो कॉमन किया है, तो हमारा a प्लस b ये आ गया हमारा कांस्टेंट,
ये कोफिशेंट है, तो दूसरी तरफ ये आ गया 3a - 4b। ये इसको ब्रैकेट में ना भी लिखे तो गुजारा हो सकता है। अब हमारा ये a जमा b इसके बराबर है, x के साथ 1 है, तो इसको a जमा b बराबर 1 सवर करते हैं, क्योंकि इसका जो है ना वो कोफिशेंट 1 है, इसको ये भी कोफिशेंट है तो 1 के बराबर हो गया। a जमा b बराबर 1, तो इधर के 3a - 4b इसके बराबर हो गया, यानी ये हिस्सा इसके बराबर और ये हिस्सा इसके बराबर। 3a - 4b इज इक्वल टू -11। अब ये जो है ना इसमें नॉर्मली मल्टीप्लाई या वो प्लस माइनस नहीं हो सकती, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से। तो ये आगे हम बताया गया, इसको बन गया 3a जमा 3b इज इक्वल टू 3। यहाँ ये मैंने लिखा नहीं, आपको समझा रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई किया गया। ये अब दोनों तरफ 3 आ गया है, हमने किसी एक को करना होता है ये, तो वो अब हमने यहाँ माइनस किया तो ये और 3a से कट गया, तो ये 3b और 4b 7b हो गया, और इधर 3 और 11 14 हो गया। b को अकेला किया, 7 इधर गया, b बराबर 2 आ गया। अब हम b बराबर 2 को हम उसमें एक नंबर ये मसावात में सबमिट करते हैं, तो क्या बराबर आ गया, ये आ जाएगा हमारा a जमा b। b की वैल्यू 2 निकली थी, यहाँ 2 आ गया बराबर 1, तो ये अब a 2 इधर जाएगा, a बराबर -1 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 रकमें जवाब आ गए, a बराबर -1 b बराबर 2, ये जवाब आ गया। तो ये हम ओरिजिनल मसावात जो पहले थी उसमें a और b की जगह पुटअप करते हैं, यहाँ से लेकर a और b की, -1 बटा x -1 जमा 2 बटा x जमा 3, यानी ये b की वैल्यू थी, ये a की वैल्यू थी, -1 आया था, ये है। इसको अगर आप ये लिखना चाहें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर आप इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, तो वो बात एक ही है। इसका दूसरा सवाल है, और सॉरी तीसरा सवाल है 3x - 1 बटा x² - 1। तो ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये रकम इसके बराबर है, यानी ये बन गया, ये वो फार्मूला होता है a² - b², तो ये a - b a जमा b, तो ये 2 रकमें x - 1 x जमा 1, तो इसका मतलब ये b 2 हिस्सों में ही तकसीम बट जाएंगी, यानी इस 2 हिस्सों में ही हम इसके स्कैटर करेंगे, तो वो बराबर करेंगे, 2 हिस्सों में ही से ही इसको पार्ट बनेंगे। तो ये पार्ट बन गए a बटा x - 1 और a बटा b बटा x + 1, ये हमारी फ्रैक्शन विल चेंज होगी, तो यानी हमारी फाइनल फ्रैक्शन ऐसे लिखेंगे। तो अब फिर वो उसी तरह से ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, यानी इधर जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2 रकमें, तो दोनों के साथ अलग होगा, ये याद रखें, दोनों के साथ अलग होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, 3 होती 3 के साथ होता। 3x - 1 इज इक्वल टू a, ये x + 1, क्योंकि यहाँ जब ये दोनों रकमें आएंगे x - 1 कट जाएगा तो जमा 1 ये आ जाएगा, इसमें b के साथ कट जाएगा, x - 1 आ जाएगा। अब हम इसको एक्चुअल मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्चुअल आ गया 3x - 1 ax जमा a जमा bx - b, और x की रकमें यहाँ इकट्ठी करते हैं, तो x को कॉमन लिया, a जमा b जमा a - b, तो ये हमारे कोफिशिएंट आ गए, यह x का कोफिशिएंट 3 है। तो अब कोफिशिएंट हमारे इक्वल कर लें, इधर की रकमें इक्वल कर लें, तो ये a जमा b ये आ गया हमारा 3 के बराबर, और a - b इसके बराबर -1 के बराबर आ गए। ये हमारे पास 2 रकमें हासिल हो गई, तो इसमें b के साथ सिंपली ऐड करने से, अब अलामतें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऐड करने से कट जाएंगी। जब ऐड करने से कट जाएंगे 2a बराबर 2 और a बराबर 1, यानी 2a बराबर 2, तो a को अकेला करें तो 2 से तकसीम है, तो a बराबर 1, तो a बराबर 1 की वैल्यू आ गई, हम b की निकालते हैं। अब ये a की वैल्यू इसमें डालते हैं, तो b की को अकेला कर सकते हैं, तो b ये डाली, a बराबर 1 वो पार्ट 1 में डाली, तो 1 + b इज इक्वल टू 3 और b बराबर 2 आ गया। अब ये जो रकमें हैं इसमें हमने डाल दी, तो यानी इसका मतलब a की जगह 1 डाल दिया, x - 1 b की जगह 2 डाल दिया, x + 1।
इसको आपने थोड़ा सा ना यहाँ एहतियात करनी है कि ये जो रकम है ना अपनी जगह पर डालनी है। ये नहीं है कि इधर का इधर डाल दिया, इधर का इधर डाल दिया तो जवाब निकाल दिया, ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब हमारा चौथा सवाल है x मनफी 5 एक्स स्क्र प्लस 2x मनफी 3। अब बज़ाहिर नीचे एक ही रकम है, डिनोमिनेटर में एक ही रकम है, लेकिन हकीकत में ये दो रकमों का फैक्टर है। तो दो रकमों का फैक्टर को इसको पहले हल करें, तो इसके फैक्टर निकालें। तो x मनफी 5 बटा एक्स स्क्र प्लस 3 के इसके फैक्टर निकालें, 3 इसके निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 3x मनफी x। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वो जो है ना आपको ये तरीका आता होगा। तो ये इसमें से x कॉमन लिया, x प्लस 3 मनफी 1 कॉमन लिया, x जमा 3, तो ये x जमा 3 कॉमन लिया तो x मनफी 1 और x जमा 3 हो गया, यानी दो पार्ट मिल गए हमें। तो अब लाजमी तौर पर इसके हिस्से दो ही होंगे, तो ये हमारे निकले। इसको आंसर ये समझ लेते हैं कि a बटा एक्स मनफी 1 आंसर आया, या b बटा एक्स जमा 3 आया। a और b की वैल्यू जब तक हम नहीं डालेंगे हमारा सवाल मुकम्मल नहीं हल होगा। नाउ फ्रैक्शन विल चेंज। अब चेंज करते हैं एक्स मनफी 5 बटा एक्स मनफी 1 एक्स जमा 3, a बटा एक्स मनफी 1 जमा b बटा एक्स जमा 3। तो एक्स मनफी 5 वो उसी तरह से किया, ये अकेला रह गया, यानी ऊपर डिनोमिनेटर में ये कट जाएंगे। तो ये आ गया एक्स मनफी 5 a एक्स प्लस 3 जमा b एक्स मनफी 1। माफ, ये हमने डिनोमिनेटर के दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया आपसे। तो एक्स मनफी 5 है, ए की एक्स की रकमें करते कहते ए एक्स जमा 3a जमा बी एक्स मनफी बी। ये स्टेप को इसमें से x कॉमन लिया, a जमा b, ये कोफिशिएंट बन गया x का अकेले का, और ये अलग कांस्टेंट बन गया। अब ये a जमा b इसके कोफिशिएंट 1 के बराबर है और मनफी 5 इसके बराबर है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ a जमा b इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट को कंपेयरिंग करते हैं, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स की कंपेयरिंग करते हैं। तो ये लिख दिया a जमा b बराबर 1 और साथ आगे 3a मनफी b बराबर मनफी 5। तो ये b और b के साथ कट गया, तो ये और ये आ गया 4a इज इक्वल टू मनफी 4, और a को अकेला किया तो 4 नीचे तकसीम हो गया, a बराबर मनफी 1 हो गया, यानी a की वैल्यू हमें मिल गई और b की हम निकाल लेते हैं। अब हम इसकी a मनफी 1 ये 1 में डालेंगे तो आगे वी गेट, यानी a की वैल्यू डाली मनफी 1 प्लस b इज इक्वल टू 1, और जब b को अकेला किया 1 इधर जाकर 2 हो गया, यानी a की वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में एक्स मनफी 1 एक्स मनफी, तो ये आ गया मनफी 1 बटा एक्स मनफी 1 जमा 2 एक्स जमा 3। इसको हम ये भी लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन 2 बटा एक्स प्लस 3 यहाँ लिख सकते हैं, मनफी फिर यहाँ आ जाएगा तो 1 बटा एक्स मनफी 1, वो भी जवाब हो सकता है। जो भी ये जवाब आप वो जिस तरह मर्जी लिख लें। 5वां सवाल है, ये आखिरी सवाल है इस सवाल मशक का। 3x जमा 3 बटा एक्स मनफी 1 एक्स जमा 2, ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई नहीं किया गया पिछले सवाल की तरह। a बटा एक्स मनफी 1 a तस्वर किया, जमा b बटा एक्स प्लस 2, तो ये 3x प्लस 3 एक्स मनफी 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a बटा एक्स मनफी 1 जमा b बटा एक्स प्लस 2। और ये अब उसी तरह से ये एलसीएम के साथ इधर मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ कट गया और 3x प्लस 3 अकेला रह गया, a के साथ कटेगा तो x मनफी 1 कट जाएगा, बाकी x प्लस 2 रह जाएगा, वो ये x मनफी 2, तो मल्टीप्लाई के दोनों साइड होगा। तो ये आ गया 3x प्लस 3 माफ कर ax जमा 2a जमा bx मनफी b, यानी इसको हमने खोला ब्रैकेट को, तो ये आ गया 3x प्लस 3 ये वाला, ये x को कॉमन किया निकाला बाहर, a जमा b, ये कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट्स है, ये कांस्टेंट है इधर भी कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट x का इधर है, इस x का कोफिशिएंट 3 है। तो इसका मतलब ये है कि a जमा b वो कैंसल 3 के बराबर हो गया, a जमा b बराबर 3 और ये 2a मनफी b बराबर 3, ये आ गया हमारा। इसमें ये सिंपल कैंसल आउट हो सकता है, तो ये आगे सिंपल कैंसल आउट गया, 3a बराबर 6, 3 और 3 6 हो गए, और a बराबर 2, यानी a बराबर, यानी a को अकेला करेंगे 3 कैंसल तकसीम हो जाएगा, a बराबर 2।
अब हम ये वैल्यू जो है ना पुट वैल्यू ऑफ ए की 2 की वैल्यू दूसरे में इसमें डालेंगे, इसमें वी गेट 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3 और बी बराबर 1, बी 1 निकल आया। अब हमने ये जो है ना ओरिजिनल में डाली, ये जो मसावत थी ये ली, ये इसमें डाल दी वैल्यू, तो ये 2 डाल दी ए की एक्स प्लस -1, बी की 1 डाल दी, एक्स प्लस 2 प्लस थी तो प्लस डाल दी, तो ये हमारा जवाब आ गया फाइनली। ये हमारी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। आपसे गुजारिश है स्टूडेंट से कि ये जो इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, तो घंटी के बटन को दबा दिया करें। तो ये जो है ना बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो ख़त्म हुई।